हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के क्लासेस में। ऑपरेशन ऑब्लिक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आरआरबी जेई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन लेके आया हूं। और भैया ये बेजोड़ कलेक्शन है, आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा देखने के लिए, ये लिख के ले लो। जिसमें आरआरबी जेई गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किया हुआ। बहुत मेहनत लगी है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ ईमानदारी से जो है वीडियोज़ को अच्छे से देखना है। और सारे कंसेप्ट मतलब 90% क्वेश्चन जो आपके आरआरबी जेई में आने वाले हैं, चाहे ओपन कैंडिडेट हो चाहे जीडीसी के कैंडिडेट, आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को भाई यार बनाने में भी मेहनत लग रही है, तो मेरे दोस्त अगर नए हो चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये बेनिफिट डेफिनेटली आपको लगेगा ही, तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करने मत भूलना। ठीक है, चलो हम लोग लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है, अगर डिस्कशन करते करते मुझे लगा कि अगर वीडियोज़ की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको 2 पार्ट में भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको सिंगल पार्ट में भी रहने दूंगा। ठीक है, और अगर आपको लगे कि नहीं आपने अब तक थ्योरी पोर्शन जो है सारे क्लियर नहीं किए हो, जैसे कि आपका इन्वेंट्री हो, PERT CPM हो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो, तो उसके भी लिंक जो आपको जो मोर वाला बटन होता है वहाँ पर जाना, उस सारी चीज़ आपको क्लिक करना, सारा लिंक आपको प्ले लिस्ट का मिल जाएगा वहाँ पर। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कहाँ के हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आरआरबी जेई के हैं। विच द फॉलोइंग इन्वेंट्री कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ डिमांड ड्यू टू शॉर्टेज इन सप्लाई। ठीक है, तो हम लोग जब इन्वेंट्री में जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो टोटल एनुअल कॉस्ट हम लोग जो पढ़ते थे उसमें क्या था भैया कि फिक्स आपका था परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, यही था ना। जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम लोग क्या करते हैं, जब क्वांटिटी हम लोग को बाहर से अगर ख़रीद कर मंगवाते थे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट देना पड़ता था। और अगर हम लोग घर पे ही मान लो स्टॉक करते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर मतलब खुद से ही अगर हम लोग प्रोडक्शन करते थे, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, तो उस टाइम जो हम लोग आपका जो कॉस्ट आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम भैया, शॉर्टेज कॉस्ट बोला जाता था। ठीक है, सेटअप कॉस्ट। ठीक है, बट हम लोग क्या करते थे, इन्वेंट्री को होल्ड करके भी रखते थे, स्टॉक करके रखते थे। अगर मान लो अगर जो इन्वेंट्री हम लोग स्टॉक करके रखें, अगर वो इन्वेंट्री भी हमारे पास नहीं हो, उसके कारण जो लॉस हो गया, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई, तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट तो आपका कौन सा हो गया, D/C, जिसमें एनुअल डिमांड और यूनिट कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होगा, ये जो आपका होल्डिंग कॉस्ट जो रहता है, और यूनिट कॉस्ट तो C, तो स्टॉक आउट कॉस्ट यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कम्प्लीशन टाइम। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत तरीके से सारे इस तरीके से जो है आपकी एक्टिविटी का जो है क्या रहता है, एक नेटवर्क बना हुआ रहता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टाइम है, अगर मान लो ये सारी अगर आपकी एक्टिविटीज़ है, तो अगर किसी भी अगर एक एक्टिविटी को अगर आप डिले करते हो, ठीक है, तो पूरे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या डिले नहीं होगा, कुछ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उस टाइम को क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, टोटल फ्लोट। क्या बोला जाता है, टोटल फ्लोट। मतलब किसी भी एक्टिविटी का ये वो टाइम होता है, अगर उसको उतने दिनों से या उतने घंटों से अगर आप उसको डिले करोगे तो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम में आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। और भी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का तो आंसर सी हो गया। अगर पूछेगा कि जो उसका सक्सेसिव ये वाला जो अगर उसका हेड इवेंट सेलेक्ट है, अगर ये अगर डिले नहीं होता है, तो अगर और किसी एक्टिविटी को अगर हम लोग कितना दिन से डिले करें कि ताकि उसका जो आगे वाला जो सक्सेसर वाला जो हेड इवेंट सेलेक्ट रहता है वो डिले ना हो, तो उसको फ्री फ्लोट बोला जाता है। और अगर पूछा जाए कि किसी भी एक्टिविटी का जो आपका टेल इवेंट सेलेक्ट जो रहता है, अगर वो डिले नहीं हो, तो किसी एक्टिविटी को कितना दिन से डिले किया जाए उस टाइम को क्या बोला जाता है, तो उसको इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं। तो टोटल फ्लोट जो रहता है वो हमेशा ज़्यादा होता है फ्री फ्लोट से, उसके बाद ये फ्री फ्लोट जो ज़्यादा रहता है वो किससे, इंडिपेंडेंट फ्लोट से। और ये जो फ्लोट वाला जो टर्म है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, CPM में यूज़ करते हैं। और जो स्लैक वाला जो टर्म है ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम लोग PERT में यूज़ करते हैं। PERT मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, C हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोला गया है कि द डिमांड रेट फॉर अ पर्टिकुलर आइटम दे के रखा पर ईयर। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो इतना रुपीज़ पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ दिया हुआ है। इफ़ नो शॉर्टेज आर अलाउड एंड द रिप्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वी नो दैट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q* इज इक्वल टू √2D/C0/CH। तो देखो यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट दो पर मंथ दिया हुआ है, इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, तो 2 डिमांड देखो 12,000 दे के रखा हुआ है आपका, और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 100 दिया हुआ। होल्डिंग कॉस्ट आपका 0.8 पर मंथ, इसको ईयर में चेंज करोगे तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई चलो इसको सोल्व करो आप।
तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 2, तो ये आ गया 5। और आपका जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे टोटल मिलने वाला है क्या, आपको आंसर ए मिलने वाला है। ठीक है, 500 आपको जो यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। क्लियर है, ये 12,000 था ना, एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे आगे देखते हैं। स्लैक रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द, देखो स्लैक होता है क्या पहले समझ लो। स्लैक क्या होता है हमें पता है, मेरे दोस्त मैंने करवाया भी है कि अगर कोई ये एक्टिविटी ये है इसको इवेंट बोला जाता है, इवेंट 1 इवेंट 2। तो EI EJ LI वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, इसको आपको अच्छे से समझना है। EST आपका EFT, इसको LST, इसको LFT। ठीक है, और ये कोई एक्टिविटी ए है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी प्रोजेक्ट को एनालिसिस करने के लिए इसके क्या होते हैं भैया, या तो आप PERT की हेल्प से कर सकते हो या तो CPM की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो जब PERT का एनालिसिस करते हैं ना तो किसी भी इवेंट का जो ये जो उसका टाइम रहता है उसको EI को बोला जाता है क्या, अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम फॉर इवेंट 1, और ये EJ हो गया अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम फॉर इवेंट 2। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें LI का मतलब हो गया लेटेस्ट अलाउबल टाइम फॉर इवेंट 1, और LJ हो गया लेटेस्ट अलाउबल टाइम फॉर इवेंट 2। तो ये जो अर्लियर एक्सपेक्टेड EI LI EJ LJ का जो टर्म ये PERT में यूज़ करते हैं। वही चीज़ अगर CPM की अगर हम लोग बात करेंगे तो EI को हम लोग बोल देते हैं कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और EJ को बोलते हैं कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम। LI को बोल देते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब स्लैक क्या होता है, स्लैक वाला जो टर्म होता है कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, PERT में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्लैक जो होता है इन दोनों ही इवेंट का जो है स्लैक निकल सकता है। अगर इवेंट 1 का स्लैक निकालना तो कुछ नहीं करना, LI माइनस EI कर देना है, और इसका अगर स्लैक निकालना तो क्या करना, LJ माइनस EJ कर देना है। तो स्लैक जो है अगर ये मान लो पॉजिटिव आ गया, अगर निगेटिव आ गया, जीरो आ गया, तो इन तीनों का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव आने से ये बताता है कि किसी भी इवेंट को आप कितना मतलब डे से आप उसको जो भी टाइम दिया हुआ था डे के फॉर्म में या आवर का फॉर्म में कितना टाइम से उसको जो अगर आप क्या करो डिले करो ताकि आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्या होगा, डिले नहीं होगा। और माइनस का मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, जीरो का मतलब होता है कि भाई आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होती है। क्लियर है, तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया जो PERT होता है ना वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, और CPM जो होती है आपकी क्या होती है, ये आपकी एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट देखो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो ये होता है लेटेस्ट अलाइवल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम का डिफरेंस होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त क्या है कि द अमाउंट ऑफ टाइम elapsed from the moment an inventory replacement order is placed and the moment the supplier delivers the good। देखो मान लो किसी पॉइंट पे मेरे पास अभी हम लोग जो EOQ मॉडल पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या थी कि इन्वेंट्री हम लोग यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक है, ये साइकिल टाइम T दिया हुआ है, और यहाँ पे आते आते इन्वेंट्री जीरो हो गई। लेकिन एक ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इन्वेंट्री को ऑर्डर कर लेते हैं ताकि पूरा इन्वेंट्री खत्म होने से पहले मेरा एक नया इन्वेंट्री आ जाए। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ऑर्डर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे आप ऑर्डर किए हो, ठीक है, और आपको इन्वेंट्री यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके बीच का जो टाइम रहता है आपने ऑर्डर करने से बीच ऑर्डर यहाँ पे किया और मिल रहा है यहाँ पर, तो ये जो टाइम गैप रहता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। और रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आप ऑर्डर करते हो ये यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी हो सकती है, लीड टाइम इनटू डेली का जो कंजम्पशन रेट होता है। तो वही पूछा गया है कि जब आप इन्वेंट्री को रिप्लेसमेंट जब आपका ऑर्डर कर देते हो, एक नया ऑर्डर करते हो और आपके पास जो सप्लाई उसको आपको दे देता है, तो उस बीच का टाइम को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लीड टाइम। आंसर इसका डे हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, सारे RRB JEE के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। वीडियो अगर लगे काम की चीज़ें तो जरूर इसको लाइक करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना तो भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज MRP 2। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी हम लोगों ने MRP पढ़ा हुआ। MRP क्या, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है। ये क्या होता है कि एक होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, MPS होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। ये क्या करता है, ये फोरकास्ट करता है मार्केट में भाई कि कितना इन्वेंट्री की मान लो रिक्वायरमेंट है, कितना नहीं है। क्लियर है, तो ये जो है अपना फोरकास्ट करेगा अपना, तो ये एक MPS का फोरकास्ट करता है कि भाई कितना क्वांटिटी बनाना है नहीं बनाना, ये MRP को दे देता है। और ये MRP जो होता है ये चेक करता है कि भाई मेरे पास जो भी क्वांटिटी बनाना वो मेरे पास सारे उसके कंपोनेंट है कि नहीं, वो बिल ऑफ मटेरियल पे जाके चेक करता है, इन्वेंट्री फाइल पे जाके चेक करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि एमआरपी का मतलब होता है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी 1। और एमआरपी 1 का जो एडवांस वर्जन एक होता है जो ये काम करता है उसको एमआरपी 2 बोला जाता है। उसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सारा चीज़ याद रखना। अगर ओनली एमआरपी पूछे या एमआरपी 1 पूछे इसका मतलब हो गया मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, बट फॉर दिस क्वेश्चन एमआरपी 2 पूछा है इसका मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ना। इफ़ आर इज द बेस रेट गारंटेड पर आवर एस इज द स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्वेश्चन जो है आपका दे दिया गया है भले ही, लेकिन आपका सिलेबस में ये टॉपिक ऐड नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, बट यहाँ इसका आंसर सी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हम पता प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में पहले रूटिंग होता है। ठीक है, पहले रूट कौन सा रूट होगा, उसका शेड्यूलिंग होता है, उसके बाद क्या होता है डिस्पैचिंग होता है। तो हमें इसमें पूछा गया कि भैया कि जो इन्वेंट्री जो कंट्रोल करते हो तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में किस फेज में किया जाता है, तो ये मॉनिटरिंग स्टेज में ही किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्री प्लानिंग स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब प्री प्लान किया जाता है, मतलब पहले ही प्लान अनुमान लगाया जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग में कि कितना हमको क्वांटिटी बनाना है या नहीं बनाना है। ये जो होता है किस एक्टिविटी के तहत किया जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि भाई ठीक है 2024 आने वाला है तो 2023, 2022, 2021 का डेटा उठा कर देख लेते हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट की क्या मतलब डिमांड रही मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर प्लान करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन XYZ टेलीविजन सप्लायर फाउंड ए डिमांड इतना सीट्स इन जुलाई, इतना सीट्स इन अगस्त और इतना सीट इन सितंबर। फाइंड द डिमांड फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। तो फोरकास्टिंग का जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस ऐड नहीं है, बट इसमें फिर भी पूछ दिया गया है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा जो सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमको 2024 का कोई भी अगर हमको फोरकास्टिंग किसी भी प्रोडक्ट का मान लो अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो 2021 का डेटा रहेगा, 2022 का जो डेटा रहेगा, 2023 का जो डेटा रहेगा ना, उन तीनों को भाई एवरेज निकाल लेंगे तो वही मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, 200 प्लस 225 प्लस 245 अपन 3 कर एवरेज निकालोगे तो यही आपका अगला फोरकास्ट निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 224 यूनिट डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द रेट एट विच द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जनरेट्स मनी थ्रू सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमें पता है कि जो प्रोडक्शन हाउस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है भाई, उसमें होता है क्या, एक इनपुट होता है, एक कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे मशीन्स वगैरह लगी होती है, और फाइनली एक आउटपुट होता है। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हमें भाई कोई प्रोडक्ट मिलता है, मतलब गुड्स मिलता है या तो सर्विसेज मिलता है। और इनपुट में हम लोग 5M कौन कौन से देते हैं, मैन हो गया, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद मनी हो गया और मेथड हो गया। ये सारे 5M जो है हमको इनपुट में देना पड़ता है। तो इससे पूछा कि जो द रेट एट विच द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जनरेट्स मनी थ्रू द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि थ्रूपुट बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 4। ये सारे RBJ के क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द टाइम एस्टिमेट्स इन PERT। PERT का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट। इसका सारे क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है और क्या आ सकता है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। मे बी इन फ्यूचर जो आपका अगर एग्ज़ाम होने वाला अगर उसमें पूछ सकता है। तो ये PERT जो होता है, कोई भी अगर रिसर्च या कोई मान लो अगर डेवलपमेंट वगैरह कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसका एनालिसिस करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। और ये जो होता है ना, ये कैसा होता है, ये कौन सा मॉडल होता है, इसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब होता है कि इसमें टाइम जो होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट में फिक्स नहीं होता। जैसे मान लो कि रिसर्च हमको चंद्रयान का करना है तो उसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। क्लियर है। और ये जो होता है ये इवेंट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है। और इसमें जो सिलेक्ट वाला जो टर्म होता है किसी भी इवेंट का निकालने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट निकाला जाता है। प्लस ये और क्या चीज़ बात करता है, जिसमें जो इसमें 3 टाइम पे ये किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए 3 तरह का टाइम का बारे में बात करता है। कौन कौन सी टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, तो और जो ये जो टाइम जो रहता है और जो एक्टिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपका इस टॉपिक से बनता है, तो सारे मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दिया। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है कि PERT में जो है जो टाइम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, क्या बोलोगे, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और उसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो कैसे निकलता है, पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपन 6 से जो है एक्सपेक्टेड टाइम एक्टिविटी का कंप्लीट होने का ये निकलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब किसको लाइन लेआउट बोला जाता है, तो जैसे ऑटोमोबाइल जो है इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे जो असेंबली वगैरह जो होता है वहाँ पे जो लेआउट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट लेआउट बोला जाता है। ठीक है,
और प्रोडक्ट लेआउट को ही लाइन लेआउट बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, 3 हो गया। सारे क्वेश्चंस क्या भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आरआरबी जेईई का भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, आपको लेक्चर पूरा अच्छे से देखना है। द डिमांड रेट फॉर अ पर्टिकुलर आइटम इज़ कितना दे के रखा हो, कैपिटल डी दे के रखा हो आपको 12,000। आपको पता होना चाहिए कि आपके सीवीटी 2 में क्या रहेगा, कैलकुलेटर भी रहेगा, इसलिए न्यूमेरिकल यहाँ पे ऐड किया गया है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ कितना दे के रखा, सी नोट जो होता है ये 100 रुपीज़ दे के रखा हुआ, पर ऑर्डर दे के रखा हुआ है, ठीक है। एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज़ रुपीज़ 0.8 पर आइटम पर मंथ। तो देखो यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट आपको दे कर रखा था 0.8 रुपीज़, बट पर मंथ दे कर रखा हो। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। अलाउड एंड द रिप्लेसमेंट इज इंस्टेंट, द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई क्यू होता है। तो पहले हम लोग क्यू निकालेंगे, क्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर 2, डिमांड कितना 12,000 इंटू सी नोट मतलब 100 अपॉन होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कितना 0.8, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों कर दिया समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया 12 यहाँ पे 0.8 इंटू 12 कैंसिल हो गया, 2 1 2 4 8 4 25 0 1 0 2 0 3 0 4 0 है, तो भाई 2 0 तो बाहर आएगा, 25 का 5 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्यू इक्वल टू 500 आ गया। और एक बार में आपका नंबर ऑफ एनुअल डिमांड कितना डी कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे 12,000, 12,000 का 500 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 0 0 बाई 5 24, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर जो है एक साल में कितना दोगे, 24 बार देना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो आपका, चलो ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट कंपोनेंट टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। देखो मटेरियल्स मैंने बताया था एमआरपी के लिए 3 इनपुट कौन कौन से थे भैया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल और बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को एमपीएस, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको। इन्वेंट्री स्टेटस फाइल, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरआरबी जेईई गेट और ईएसई, वेरी यूजफुल फॉर जेडीसी कैंडिडेट एंड ऑल्सो फॉर ओपन कैंडिडेट जो आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है भाई, कि मतलब जिसको आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन को आप बोल सकते हो क्या, फ्लो प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 तरह का प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था, कंटिन्यूअस और एक इंटरमीडिएंट पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जो आपका गैस एंड ऑयल का जो आपका प्रोडक्शन होता है ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट यार, इससे तो एक क्वेश्चन बनता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग जापानी टर्म इन 5S मेथोडोलॉजी रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ साइन। अब आपको 5S का सारे टर्म इंपॉर्टेंट याद रखना है भाई, ये स्लाइड को नोट कर लो और अच्छे से याद रखो कि सिकेतसु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, ठीक है। सिरी का मतलब होता है शॉर्ट, सीतोन का मतलब होता है क्या, सेट इन ऑर्डर, सीसो का मतलब होता है साइन, और शित्सुके का मतलब होता है क्या, सस्टेन। तो कुछ वर्ड को जैसे एग्जांपल अगर याद रखना तो कैसे याद रखना, देखो सीरी SR आ रहा ना सीरीज, तो शॉर्ट, देखो शॉर्ट और सीरी का जो राइमिंग एक जैसा बन रहा है कि नहीं, चलो ठीक है। और इसमें देखो शित्सुके सस्टेन SU आ रहा ना, सस्टेन, शित्सुके मतलब क्या हो गया, सस्टेन, तो इसको आप SU से यहाँ पे सस्टेन वाला जो टर्म है याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसको, सीसो मतलब सीसो मतलब देखो सीसा मतलब होता ना, सीसा क्या होता है, चमकता, सीसा मतलब चमकता, मतलब साइन करता है, याद रख सकते हो। और सिकेत्सु को आप कैसे याद रखो भाई, सिकेत्सु मतलब राम सेतु, ऐसे याद रखो, सिकेत्सु मतलब राम सेतु भाई बहुत स्टैंडर्डाइज है, बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये जो होता है ना प्रोडक्शन सिस्टम में जो मैनेजमेंट होता है उसका करने का तरीका होता है कि आप जो भी मान लो आपके अगर वर्क प्लेस पे मान लो अगर बहुत सारा हैजार्ड रहेगा जगह, तो आप उसको अच्छे से वर्क प्लेस में काम नहीं कर सकते, उसी का वो 5S टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया गया है। तो सिकेत्सु मतलब समझिए कि राम सेतु क्या बहुत स्टैंडर्ड है। अब बाकी बचा का टॉन भैया मतलब आप याद रखो सेट इन ऑर्डर, ठीक है, सेट इन ऑर्डर SET, देखो यहाँ पर टॉन सेट इन ऑर्डर भी आ जा रहा है, देखो तो आप याद रख सकते हो। सीरी मतलब शॉर्ट, इसका राइमिंग देखो, सीरी मतलब शॉर्ट। और शित्सुके SU आ रहा है, SU मतलब सस्टेन। टॉन मतलब सीसा क्या होगा, सेट इन ऑर्डर। सीसो मतलब सीसा क्या होगा, साइन कर रहा है। सिकेत्सु मतलब राम सेतु क्या स्टैंडर्ड बहुत है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, साइन का देखो राइमिंग किससे बन रहा है हम लोग थोड़ा देखते हैं। साइन मतलब क्या, चमक रहा मतलब क्या, सीसो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सीरी का देखो क्या बनता था, शॉर्ट बनता था। सितुस्के मतलब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, शित्सुके का, तो शित्सुके के यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्टेन, SUST है ना, सस्टेन बोल सकते थे। सीसो मतलब सीसा मतलब क्या होगा, साइन करना। सीटोन मतलब क्या, सेट इन ऑर्डर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो।
उसके बाद इसमें और एक जो है कानबान एक टेक्नोलॉजी है जापान का, ये किस चीज़ से एसोसिएट होता था, ये जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, मतलब कि हमको जब ऑर्डर मिलेगा तभी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो उस कंसेप्ट को जो दिया गया ये कानबान के तहत दिया गया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब किसका है, आरआरबी जेईई का, इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब देखो ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने 5S टेक्नोलॉजी डिस्कस किया था, और ये भी आरआरबी जेईई का क्वेश्चन, देखो आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। देखो क्या है, सिकेत्सु अ जापानी टर्म 5S मेथोडोलॉजी रिप्रेजेंट द मेथड ऑफ सिकेत्सु। भैया राम सेतु क्या बहुत स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडाइज हो गया। अब मान लो अगर शॉर्ट का याद रखना पड़ता, शॉर्ट क्या था, सेरुतु जो था वो हो जाता आपका, तो सस्टेन के लिए क्या सिकेत्सु था। तो इस तरह से आप इस चीज़ सारे चीज़ को याद रख सकते हो, मतलब कि जो आपका सिकेत्सु का मतलब क्या हो गया, सिकेत्सु मतलब राम सेतु क्या बहुत स्टैंडर्ड, इसलिए इसका आंसर क्या 3 हो गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ सिकेत्सु मतलब आपका स्टैंडर्डाइज हो गया। क्लियर है, तो इसको आप वीडियो देखते भी रहोगे तो आपका सारा चीज़ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, बट आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया, तो इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो क्यूनिंग थ्योरी होती है, द रेशियो ऑफ द मीन अराइवल रेट जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, एंड द मीन सर्विस रेट जिसको म्यू बोलते हैं, तो लैम्डा बाई म्यू को बोला जाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच इंडिकेट्स दैट एन एक्टिविटी फॉलोइंग इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कंप्लीट इज नोन एज। देखो क्या होता है कि जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं उसका एक रूल होता है। रूल क्या बोलता है कि कोई भी 2 या 2 से अगर मान लो ज़्यादा अगर कोई एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पे A, B, C 3 एक्टिविटीज़ है, तो इन तीनों ही एक्टिविटीज़ की जो है सेम इवेंट, सेम टेल और सेम हेड जो इसके मतलब क्या नहीं हो सकता, इवेंट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो ये मान लो एक्टिविटी ए हो गया, ये एक्टिविटी बी हो गया, ये एक्टिविटी मान लो ये एक्टिविटी पूरा ही एक्टिविटी वाली बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डमी हमको रिलेशन को दिखाने के लिए डमी एक्टिविटीज़ का यूज़ करना पड़ता है डॉट लाइन से, और इसी डमी एक्टिविटी को बोला जा डमी एक्टिविटी का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम में एक रिलेशन जो है अच्छे से फॉर्म हो सके। तो उस एक्टिविटी का जो नाम क्या बोला, डमी बोलते हैं। इसमें कोई भी रिसोर्सेज में ना कोई टाइम लगता ना कुछ लगता है, इसमें 0 टाइम लगता है। क्लियर है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे फिर आ गया MRP1 रिफर्स टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया था MRP बोले चाहे MRP आपका 1 बोले, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। देखो कहाँ पे है, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये वाला हो गया। अगर MRP2 रहता तो क्या होता जाता, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। दिख रहा है ना। तो पहले देखो MRP का कंसेप्ट था, MRP का कंसेप्ट को एडवांस करके जो MRP2 बनाया गया, और उसको एडवांस करके फिर ERP बनाया गया। ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसको भी याद रख सकते हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ ले कि ERP का फुल फॉर्म क्या होता था, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आ रहा होगा यार। मज़ा आ रहा तो भाई लाइक करो, और जरूर इसको सब चैनल पे सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इन आउटपुट ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो हमें पता है कि MRP के जो इनपुट होते हैं कौन कौन से होते हैं भैया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, इन्वेंट्री स्टेटस फाइल होता है, बिल ऑफ मटेरियल्स होता है। भैया लास्ट बचा कौन, तो आउटपुट में, तो यही तो आउटपुट होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आंसर आप छाड़ सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ABC एनालिसिस यूज्ड इन। तो देखो ABC एनालिसिस जो होता है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, जिसमें A और B 3 कैटेगरी के अलग अलग मतलब आपके इन्वेंट्री का मतलब एक बास्केट बना कर रखते हैं, जिसमें A में जो होता है अप्रोक्स आपका 70 से मतलब 60 से 70% का जो आपका टोटल वैल्यू होता है, एनुअल यूजेस वैल्यू के आइटम्स इसमें रहते हैं। इसमें लगभग 30% मीडियम रहता है, और इसमें मान लो लगभग 10 से 20% जो सबसे सस्ता वाला आइटम वाला वैल्यू रहता है पर एनुअल यूजेस वैल्यू, उसमें C कैटेगरी में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा वैल्यू का आइटम रहेगा उसका सेफ्टी स्टॉक बहुत ही कम रखना पड़ेगा, और इसको हमको फ्रिक्वेंट जो है भाई बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। और C वाला आइटम क्या बहुत सस्ता रहता, तो बहुत ज़्यादा गोडाउन में एक बार ला के भर दो, तो 6 महीना 12 महीने के बाद फिर इसको हमको देखना पड़ता है। इससे क्या होगा कि इन्वेंट्री को जो मैनेज करने का एक तरीका होगा। ये वाला जो होता है मीडियम का केस में आता है। तो ABC एनालिसिस क्या हो गया, एक इन्वेंट्री कंट्रोल जो है करने का तरीका हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या भाई कि इन इन्वेंट्री प्लानिंग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इज अननेसेसरली कैरीड टू द एंड ऑफ द प्लानिंग पीरियड व्हेन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लॉट साइज डिसीजन पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि भाई कि कौन सा ऐसा मतलब इसमें प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को हम लोग को कैरी करना पड़ जाता है। तो देखो हम लोग ने पढ़ा था कि पार्ट पीरियड टोटल EO की लोड साइज होता है, लोड फॉर लोड प्रोडक्शन होता है। लोड फॉर लोड प्रोडक्शन मतलब क्या, जब हमको ज़रूरत पड़ती है हम लोग तभी मंगवाते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होता है EO की लोड साइज में जो हमको एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को कैरी करना पड़ जाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 हो गया। ठीक है, लेकिन EOQ में क्या होता है कि ये बताता है कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट जो होगा ना वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी QStar जो रहता है ये क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला 2D/C0/CH लिखते हैं, और जिस पॉइंट पे QStar होता है वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है बराबर किसका होता है, होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होता है। बट इसमें जो हम लोग क्वांटिटी जो मंगवाते हैं उसको हमको भाई लंबा टाइम तो रखना भी पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर इस क्वेश्चन के लिए 2 हो जाएगा। स्लैक रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द, भाई स्लैक आपको मैंने बताया था कि किसी भी
जो एक्टिविटी रहता है उसके जो इवेंट रहता है, इवेंट में जो EI हो गया, LI हो गया, EJ हो गया, LJ हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया, ये क्या LJ क्या है भाई, लेटेस्ट अलाउबल टाइम फॉर इवेंट 2 और अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम फॉर इवेंट 2। तो ये जो दोनों का डिफरेंस होगा, देखो क्या यहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो नॉर्मल अलाउबल टाइम, नहीं ये तो नहीं होगा, नॉर्मल भी नहीं होगा, प्रोपोज भी नहीं होगा, ये देखो लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड द नॉर्मल एक्सपेक्ट, ये भी नहीं होगा, लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड अर्लीस्ट और आपको लेटेस्ट अलाउबल आपको याद रखना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। और सिलेक्ट का टर्म हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, पट, और फ्लोट का CPM में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन XYZ टेलीविजन सप्लायर फाउंड इन डिमांड, देखो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, ठीक है, इसलिए इसका तो आपका आपने किया ही था, सिंपल मूविंग एवरेज कुछ नहीं करना है, तीनों का एवरेज निकाल लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन्वेंट्री कंट्रोल जो होती है एंड क्वालिटीज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो ये हम लोग कहाँ पे करते हैं ना, मॉनिटरिंग स्टेज में ये सब सारा चीज़ कर लिया जाता है। गैंट चार्ट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, गैंट चार्ट में तो यहाँ पे जो रहता है ना, ये सारी एक्टिविटी आपकी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका जो है शेड्यूल दिया हुआ रहता है, तो ये बताता है कि भाई कौन सा जो मेरा एक्टिविटी है उसका कितना मतलब काम हो गया और कितना बचा हुआ है, ठीक है। ये तो ये एक तरह का गैंट चार्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट का शेड्यूल बताता है कि भाई मेरा कितना प्रोजेक्ट में मतलब कहाँ तक काम हुआ नहीं हुआ, कौन सा एक्टिविटी का कितना काम बचा हुआ नहीं बचा हुआ, तो ये सब सारा चीज़ गैंट चार्ट बताता है। और हॉरिजॉन्टल बार में क्या रहता है आपका, शेड्यूल रहता है आपका, और इसमें एक्टिविटी रहता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। शेड्यूल मतलब टाइम, चाहे आपका डे में रहे, चाहे वीक में रहे, चाहे आवर में रहे, और इसमें जो आप काम कर रहे हो, ये सब सारा आपको जो दिख रहा है, ये सारा काम दिखा रहा है कि भाई ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ है जो भी चीज़ इसमें राइट लैंडिंग आपका पेज कॉपी, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह दिया हुआ ना भाई, ये 1 हफ्ता से कम में हो जाना चाहिए, उसके बाद जो है दूसरा वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ये सब सारा चीज़ इस तरीके से गैंट चार्ट देखने से हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो RRBJ का क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन 5M's प्रोडक्शन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, हमें पता है कि भाई इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट के बाद होता है कन्वर्जिंग प्रोसेस और आउटपुट होता है, आउटपुट में हमें गुड्स या तो सर्विसेज मिलते हैं, और इनपुट में हमें 5M क्या क्या देना पड़ता है, मनी देना पड़ता है भैया, ठीक है। मनी इसमें तो लिखा हुआ नहीं तो मैं लिख लेता हूँ, मनी देना पड़ता है, मटेरियल्स देना पड़ता है, मैन देना पड़ता है, मशीन्स देना पड़ता है, और मेथड देना पड़ता है। मेथड किस मेथड से आप प्रोडक्शन सिस्टम करने जा रहे हो, यहाँ पे मोशंस नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए मैंने आपको बताया था, ऑटोमोबाइल में जो होता है असेंबली जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन लेआउट, और लाइन लेआउट को ही बोला जाता है क्या, प्रोडक्ट लेआउट, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन फॉल्स इन CPM, CPM का मतलब होता है आपको मैं बता देता हूँ कुछ आपके पार्ट और CPM, ठीक है। पार्ट मतलब होता है प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिस्टिक मतलब इसमें जो भी प्रोजेक्ट पे आप एनालिसिस करते हो उसका टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता, जैसे कि आपका रिसर्च का प्रोजेक्ट हो गया, चाहे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो गया। बट CPM जो होता है डिटर्मिनिस्टिक होता है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब इसमें आपको पता रहता है कि भाई कितना टाइम आपको लगना है नहीं लगना, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड का जो वर्क होता है, ये जो होता है ना ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, ये सब सारा चीज़ आपको याद रखना है। ये जो 3 टाइम पर आपका बेस्ड होता है, जैसे पिजिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, बट ये सिर्फ किसी वन टाइम पर जो है ये बेस्ड होता है। इसमें जो आपका कॉस्ट एनालिसिस जो है इसमें नहीं किया जाता है, बट इसमें क्रेसिंग करके कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या है कि अगर आपके जो कंस्ट्रक्शन का मान लो अगर प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर उसमें रिसोर्सेज की कमी हो गई जिसके कारण प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा के उसको टाइम पे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ में आ गया। अब क्या पूछा कि कौन सा फॉल्स है CPM का केस में, इट इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, सही बोल रहा है। इट इज़ मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ये भी सही बोल रहा है। इट इग्नोर्स चांस एलिमेंट, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड तो नहीं है ना भाई, ये देखो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। CPM जो है एक्टिविटी है और इवेंट कौन होता है, ये पार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ये ऑप्टिमम लोड साइज होता है, जिस लोड साइज पर जो आपकी क्या होती है भाई टोटल एनुअल कॉस्ट, जैसे कि मान लो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ये आपका मान लो इस लाइन में कॉस्ट हो गया, ये आपका यहाँ पे क्यू हो गया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी बढ़ने के साथ घटती रहती है, बट होल्डिंग कॉस्ट क्वांटिटी बढ़ने के साथ बढ़ती रहती है, ठीक है। बट एक ऐसा उसका टोटल एनुअल कॉस्ट भी जो होता है ना, टोटल एनुअल कॉस्ट जो होता है ये आपका परचेजिंग कॉस्ट D/C होता है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट D/Q/C0 होता है, प्लस Q/2 होल्डिंग कॉस्ट। ये भी क्या होता है कि क्वांटिटी को मतलब बढ़ाते रहने से जो है मतलब यहाँ पे जो आपका रिलेशन बनता है वो हम लोग मतलब एक ऐसा क्वांटिटी आप ये ऐसा समझो Q* होता है, जहाँ पर जो है टोटल एनुअल कॉस्ट जो होती है भैया वो मिनिमम होती है, और इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी होती है Q* वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है, ठीक है।
चलो आगे क्वेश्चन देखो, निगेटिव स्लैक अकर्स व्हेन। स्लैक का मतलब क्या होता है भाई कि कोई भी अगर मान लो यहाँ पे एक्टिविटी ए दिया हुआ और इवेंट 1 2 इसका, ये इस इवेंट को मान लो टेल इवेंट बोलते हैं, इसको हेड इवेंट बोलते हैं। तो ई आई जो हो गया इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, एल आई हो गया लेटेस्ट अलाउबल टाइम, ई जे हो गया अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, और एल जे हो गया अर्लीस्ट मतलब लेटेस्ट अलाउबल टाइम। तो सिलेक्ट इन दोनों का डिफरेंस को सिलेक्ट बोला जाता है, एल जे माइनस ई जे हो गया और एल आई माइनस ई आई हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये मान लो पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट का जो टर्म होता है ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, पट में यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और फ्लोट जो होता है वो सीपीएम यूज़ होता है। तो पॉजिटिव का मतलब ये बताता है कि आप इवेंट को जो है उतना दिन से आप जो भी आपका टाइमिंग रहे, डे में, आवर में, वीक में, तो उतना टाइम से उसको अगर आप बढ़ाते हो तो आपका प्रोजेक्ट का टाइम जो है उसमें बढ़ेगा नहीं, वो ठीक है, वो टाइम पे कंप्लीट होगा। और जीरो रहने से होता है कि वो आपके जो पास जो रिसोर्सेज है ना वो सफिशिएंट है, और माइनस होने से आपको ये बताता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। देखते हैं क्या बताता है निगेटिव सिलेक्ट, इवेंट स्टिक टू देयर शेड्यूल। आगे देखते हैं, डमी एक्टिविटीज़ आर लार्ज इन नंबर, एक्टिविटीज़ लाई इन क्रिटिकल पाथ, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स। मतलब आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तभी आपका सिलेक्ट जो है निगेटिव आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है। आई होप डिस्कशन में यार मज़ा तो बड़ा आ रहा होगा क्योंकि आपके सब क्वेश्चन बड़े बन रहे होंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इन पर्ट एनालिसिस द पॉसिबल नंबर ऑफ टाइम एस्टिमेट्स फॉर एक्टिविटीज़ लिंकिंग अप टू इवेंट्स आर। तो इन जो दो इवेंट जो रहते हैं भैया, इवेंट 1 और 2, इसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम लगता है, इस एक्सपेक्टेड टाइम को क्या कौन कौन सा, पेजिमेस्टिक प्लस 4 इंटू मेक स्पेंड टाइम प्लस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपन 6। तो यहाँ पर तो 3 टाइम पे जो पार्ट जो वो डिपेंड करता है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम का या एक्टिविटी का उसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा अभी लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस और क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा था, ठीक है। चलो तो इसलिए क्वेश्चन इसका आंसर क्या सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इन ए बी सी एनालिसिस सी आइटम्स आर दो विच रिप्रेजेंट। हमें बताया था कि ए बी सी में जो 3 आइटम होता है ये सबसे ज़्यादा महंगा वाला आइटम रहता है जिसका सेफ्टी स्टॉक कम रखना पड़ता है, ये सबसे सस्ता वाला आइटम रहता है इसलिए इसका सेफ्टी स्टॉक बहुत ज़्यादा रखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू, ठीक है, ये तो सही बोल रहा है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन, देखो इन्वेंट्री वैल्यू नहीं होता, कंजम्पशन वैल्यू, मतलब 100% में ये कितना भाई ना, स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन वैल्यू का जो ये स्मॉल परसेंट ये ऑक्यूपाई करता है। मान लो अगर 100 रुपया मान लो मेरे पास है तो भाई खाली 60 रुपया हम ए वाला जो इन्वेंट्री आइटम रहेगा उसको लाने में खर्च करेंगे, ठीक है, और 30 रुपया करेंगे बी वाला आइटम, और ओनली 10 रुपया खर्चा करेंगे सी वाला आइटम के लिए। तो सी वाला आइटम में मान लो अगर 10 रुपया रखेगा लग रहा है तो क्या करेंगे, इसके लिए सेफ्टी स्टॉक हम बहुत ज़्यादा रखेंगे ताकि हमको ये आइटम बार बार मंगवाना ना पड़े, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टोटल कंजम्पशन वैल्यू। हमेशा देखना कि कंजम्पशन वैल्यू बात करेगा तभी वहाँ पे जाके आप उसको टिक लगाना, ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। इन पी सिस्टम इन्वेंट्री कंट्रोल, देखो 2 तरह के सिस्टम होता है, एक पी सिस्टम होता है क्यू सिस्टम। पी का मतलब होता है पीरियड टाइम पीरियड, क्यू का मतलब होता है क्या, क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हमको क्वांटिटी मान लो हमको इन्वेंट्री मंगवाना है, ठीक है, 100 इन्वेंट्री, तो क्या होता है कि क्यू क्वांटिटी वाला सिस्टम, सॉरी इन्वेंट्री मतलब हमको अगर मंगवाना था, पीरियड सिस्टम क्या बोलता है कि आप जो है इन्वेंट्री एक्स इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि अगला इन्वेंट्री जो आप मंगवाओगे X2, तो वो हमेशा क्या होगा, जो टाइम पीरियड जो आपका रहेगा उस पीरियड के बाद ही मंगवा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी क्या बोलता है कि अगर हम मान लो X1 क्वांटिटी मंगवाते हैं, ठीक है, तो अगला क्वांटिटी जब हम मंगवा सकते हैं उसमें मेरा कोई टाइम का कोई लोचा नहीं है, लेकिन जब भी हम अगला क्वांटिटी मंगवाएंगे हमेशा X1 ही मंगवाएंगे। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे X क्वांटिटी है, ठीक है, अगर मान लो डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ गया तो भाई 10 दिन के ये तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद हम जब क्वांटिटी X2 मंगवाएंगे तो हम X से ज़्यादा भी मंगवा सकते हैं और कम भी मंगवा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसमें लेकिन इसमें जो टाइम रहेगा हमेशा 10 दिन के बाद ही मंगवाना है, इसमें पीरियड जो है फिक्स रहेगा। बट क्वांटिटी वाला क्या बोलता है कि इसमें क्वांटिटी फिक्स रहेगा, हमेशा आप X1 क्वांटिटी ही मंगवा सकते हो, बट टाइम आप अगर मान लो अगर मैंने 50 क्वांटिटी अभी लाया, एक दिन में ख़त्म हो गया तो अगला दिन भी मैं 50 ही मंगवाऊंगा, भले कितनों भी डिमांड बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्वांटिटी हमेशा फिक्स ही रहना चाहिए, इसमें टाइम पीरियड फिक्स रहना चाहिए। तो पी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या बोलता है, ये रीऑर्डर पॉइंट इज फिक्स्ड, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम बिटवीन ऑर्डर इज कांस्टेंट, देखो 2 ऑर्डर के बीच में जो टाइम गैप है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट द हैंडलिंग ऑफ लाइम स्टोन इज डन बाय, तो हमें पता है कि भाई ये बेल्ट कन्वेयर के द्वारा ही से किया जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यार, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका RBJ का क्वेश्चन है कि द वीकली सेल फॉर एन आइटम इज ए यूनिट्स इज ए यूनिट्स, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज B रुपीज़, द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ इज से रुपीज़, द EOQ विथ ईयर ऑफ 52 वीक के लिए हमको क्या निकालना है भाई, EOQ निकालना है। तो हमको पता है कि EOQ जो होता है ये अंडर रूट
2DC, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। और डी क्या होता है, डिमांड होता था। वीकली सेल फॉर एन आइटम इज ए यूनिट्स, वीकली सेल जो होता है मतलब जो सेल हो रहा है वो ए यूनिट हो रहा है, तो भाई एक हफ्ता में ए यूनिट होता है, 52 वीक में 52 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, जो कैपिटल डी लिख लिया। सी नोट कितना दिया हुआ है पर यूनिट, द कैरिंग कॉस्ट तो छोड़ो, उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹B, और होल्डिंग कॉस्ट कितना दिख रहा है ₹C, पर मंथ ₹C। तो भाई 12 महीना हमको एक साल के लिए लेना है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करो, 2 2 12, 2 6 2 1 2 2 6 12, 2 3 6, उसके बाद 226, क्लियर है। तो 26/3 इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 88.7 AB/6, इस तरह से ये आपका देखो आरबी जे में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्पैचिंग ऑथराइज द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन बाय। डिस्पैचिंग देखो हमें पता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या होता है, पहले रूटिंग होता है, फिर शेड्यूलिंग होता है, ठीक है, फिर डिस्पैचिंग होता है कि नहीं। तो डिस्पैचिंग के जब होगा तो उसमें पहले रूटिंग और शेड्यूलिंग जो होता है वो सारा ही काम क्या हो जाना चाहिए, वो डिस्पैच हो जाना चाहिए। वही सब सारा चीज़ यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको 1 2 3 जो आपको सारा आंसर यहाँ पर करेक्ट मिलेगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम, हमें पता है कि जो है प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है दो तरह का होता है, कंटिन्यूस होता है, एक इंटरमिटेंट होता है, ठीक है। जो इंटरमिटेंट होता है इसमें भी दो तरह का होता है, एक जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक बैच प्रोडक्शन सिस्टम होता है। कंटिन्यूस भी दो तरह का होता है, एक आपका इसमें प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम होता है, और एक आपका यहाँ पर मास प्रोडक्शन सिस्टम होता है। हमें पता है कि जॉब वाला में क्या होता है कि भाई किसी ने अगर कुछ बोला तभी उसको हम लोग बनवाते हैं, तो इसकी वॉल्यूम जो रहेगी सबसे कम रहेगी। उसमें क्या बोला, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, जॉब में सबसे कम रहेगी, जॉब से ज़्यादा उसके बाद जो है मतलब जॉब से ज़्यादा किसकी रहेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला ना, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे कम रहेगी जॉब की, उसके बाद किसकी रहती है, बैच की रहती है, उसके बाद मास की रहती है, सबसे ज़्यादा जो फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम की रहती है आपकी जो है जो आप वॉल्यूम जो हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन टाइम एस्टिमेट्स इज पर डिस्क्राइब्ड नेटवर्क। तो इसमें क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन टाइम। तो इसमें अनसर्टेनिटी जो बताता है भैया वो कौन बताता है ना, इसमें बताता है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिस्क्राइब नेटवर्क में जो होता है यही बताता है, ठीक है। टाइम एस्टिमेट जो होता है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्रॉब्लम, ये सारे आरबी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मेरे दोस्त। अ प्रॉब्लम ऑफ द टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट्स ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया। पहले अच्छे से समझते हैं क्या बोलते हैं, मैं उसके बाद आपको ये करता हूँ, ठीक है। ये कोई एक्टिविटी ए है, इसका इवेंट 1 है, 2 है, अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम EI, लेटेस्ट अलाउबल टाइम LI, अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम EJ और अर्लियर लेटेस्ट अलाउबल टाइम LJ, ठीक है। अब क्या बोला, क्या टोटल फ्लोट हमें पता है, टोटल फ्लोट क्या होता है भैया, इन दोनों का जो है आपका अर्लिएस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लिएस्ट आपका फिनिश टाइम का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है। तो टोटल फ्लोट वो टाइम होता है जिसमें आप जो है किसी एक्टिविटी को डिले करने से पूरा आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। और फ्री फ्लोट जो होता है वो टाइम होता है जिसमें आपको सक्सीडिंग वाली जो रहती है ना, जो डिले करने से आपकी जो सक्सीडिंग वाली जो आपकी जो फ्लोट रहती है ना, ये टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट फ्लोट वो फ्लोट होता है जिसमें जो आपकी टेल इवेंट का जो आपका सिलेक्ट रहता है उसको मतलब उसको उतना दिन से डिले कर सकते हो, ताकि ये वाला में उसको वो टाइमली मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी क्या ए है, कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट्स ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। प्रीसीडिंग का मतलब क्या हो गया भैया, इसके पीछे वाले की बात कर रहा है ना, मतलब स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट्स ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड, मतलब कि किसी भी एक्टिविटी को अगर हम लोग डिले करने वाले हैं, एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं फॉर स्टार्ट, इसको हम लोग तब स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट्स ऑफ प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग का जैसे बात करते, ये कौन बताता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट बताता है, और आगे वाले का कौन बताता है, फ्री फ्लोट बताता है। बीच में एक्टिविटी के बारे में कौन बात करता है, टोटल फ्लोट बात करता है। तो इस क्वेश्चन में प्रीसीडिंग के लिए पूछा तो इस पर आंसर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट, आंसर इसका 3 हो जाएगा, क्लियर है। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स डिजाइन डेटा ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल देयर कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स। तो ये होता है, हमें पता है कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है MRP को देता है, उसी MRP को यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग डेटा मास्टर फाइल बोला जाता है, जो कि अभी कंप्यूटर सिस्टम हो गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ABC है, जिसमें सी आइटम जो रहता है डिस्क्राइब द क्लास सी आइटम। सी आइटम जो क्या होता है भैया, हमें पता है कि सबसे लो कंजम्पशन वैल्यू वाला आइटम रहता है और लो रिस्क होता है। देखते हैं, हाई वैल्यू तो होगा ही नहीं, कदापि नहीं होगा, लो वैल्यू होगा और हाई रिस्क तो हो ही नहीं सकता। लो वैल्यू एंड लो रिस्क, ये आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ऐसा तो नहीं यार कि टाइम टेबल मतलब रिकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा हो रहा नहीं, 39 मिनट अभी हुआ, कोई टेंशन। अब देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरा दोस्त, और ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं यहाँ पे गेट पे, मतलब भाई अगर अभी का मैं जो और 8 से 10 क्वेश्चन से और डिस्कस करने वाला हूँ, अगर ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आपने सुन लिया तो मैं बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन तो छूटने वाले नहीं है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन क्या बोलता है देख लो कि अ प्रोजेक्ट स्टार्ट विद एक्टिविटी ए, ठीक है, एंड एंड्स विद आपकी एक्टिविटी बी, द प्रेसिडेंस रिलेशन दिया, प्रेसिडेंस मतलब पूर्वज होता है, ठीक है। ऑफ द एक्टिविटीज आर एज पर द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या होगा, तो उसके लिए हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मतलब ए जो बोल रहा है कि ए तो भाई स्टार्ट हो गया, ठीक है, ए स्टार्ट हो गया। अब बी कब स्टार्ट होने वाला है, वो ए से जो है बी स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, ए से जो है हम लोग बी को स्टार्ट कर दिए। सी कब स्टार्ट होने वाला, ये भी ए से स्टार्ट होने वाला ना, तो इसको इस तरीके से नहीं बनेगा। इसलिए देखो जो एक्टिव आपको मतलब इसको हम लोगों ने सॉरी, तो एक्टिविटी हम लोगों ने ए स्टार्ट बना दिया, ठीक है, तो ये ऐसा, ठीक है। और ए के लिए कोई प्रेसिडेंस रिलेशन नहीं चाहिए, यहाँ से बी हो गया स्टार्ट, और ए से ही आपको देखो सी भी स्टार्ट हो रहा है। अब देखो क्या बोलता है, डी कब स्टार्ट होने वाला है, बी से, लेकिन डी और ई मिलने वाले हैं, तो सी जो होता है वो ई जो स्टार्ट होने वाला है सी के बाद, तो सी से बाद ई स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ए भी हो चुका है, बी भी हो चुका है, सी भी हो चुका है, डी स्टार्ट होने वाला है बी, तो डी जो यहाँ से बी से स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया। और जहाँ पर डी और ई देखो यहाँ पे मिल गए हैं, यहाँ से स्टार्ट होने वाला एफ, तो ये हो गया एफ। और सबका यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं। ए के लिए टाइम है 4 डेज़, बी के लिए टाइम है यहाँ पे 3 डेज़, ठीक है, सी के लिए टाइम है यहाँ पे 7 डेज़, डी के लिए टाइम है यहाँ पे 14 डेज़, और ई के लिए टाइम है यहाँ पे 4 डेज़, और डी यहाँ पे एफ के लिए टाइम आपका 9 डेज़। अब पूछा कि द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा भैया, कि हमें निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ, मतलब क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ नहीं निकालने के छोड़ के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 2 तरीके से मतलब रास्ता जो दिख रहा है वो उससे हमारी जो है ये कंप्लीट हो सकती है प्रोजेक्ट, या तो इधर से चले जाओ या तो इधर से चले जाओ। तो देखते हैं कि दोनों में से टाइम किस में कितना लग रहा है। इसमें देखो 4 + 3 7, 4 + 3 7 + 14 मतलब 17 4 31 + 9, इसमें 40 आया, ठीक है। इस वाले पाथ में देखो 4 + 7 11 + 4 15 15 + 9 24, तो मुझे ये बताना। तो इसमें जो आपका अगर इस तरीके से केस बना ना, तो ये जो 40 जो है ये मतलब आपको 40 डेज़ जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेंगे। तो इसमें जो मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो गया ये 29 नहीं होगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा 40 होगा। आप जब क्रिटिकल पाथ मेथड निकालोगे ना तो देखना ये जब निकलेगा आपका कैसे निकलेगा, ये आपका आने वाला है कितना, ये आप जब निकालो तो 40 डेज़ ही आने वाला है। वो कैसे निकलेगा देखो, उसको निकालने के लिए हमें EI और LI ये सब सारा चीज़ निकालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। देखो यहाँ पे अगर बात करें ए वाला जो है ना, इसका जो टेल इवेंट है उसके लिए EI जो क्या होगा ये 0 होगा, ठीक है। अब इसके लिए जो EJ होगा, इसके लिए जो EJ होगा ये कितना हो जाएगा 0 + 4 जब ऐड करोगे तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस वाले के लिए जो ये वाला जो इवेंट दिख रहा है इसके लिए जो हमको ईजे निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए EI तो ये हो गया, प्लस 4 + 3 7 जोड़ेंगे तो इसके लिए ईजे हो गया। और सी वाला ये वाला जिसका हेड इवेंट है इसके लिए अगर हम लोग निकालना चाहें EJ, तो इसके लिए तो सी वाले जो आपका एक्टिविटी दिख रहा है इसके लिए EI 4 है + 7 इसका हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें देखो 2 एक्टिविटी मिल रही है, अब दोनों में से जो ज़्यादा आएगा वही इसका ईजे होगा, इस वाले एक्टिविटी इस वाले नोड का। तो 14 + 7 कितना हो गया 21 हो गया, 11 4 + 15, तो यहाँ पे 21 इसका EZ हो जाएगा। और 21 + 9 जो क्या हो जाएगा ये 40 जो आपका हो गया, आपका टोटल निकल के आ गया यहाँ पे क्या 40 आपको यहाँ पे निकल के आ गया मेरे दोस्त। ये EJ जो है आपका यहाँ पे 40 फाइनल निकल के आ गया। और EJ जो होता है इसी को हम लोग LJ भी बोलते हैं, LJ भी यहाँ पे क्या रहेगा 40 रहेगा। और आपको पता है LJ यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो 40 माइनस अगर हम यहाँ पे 9 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31, ठीक है। अब यहाँ पे 31 माइनस करो 14, तो 31 माइनस 14 करोगे तो ये कितना आपका निकल का आ जाएगा, आपका निकल का आ जाएगा 17, सॉरी ये आपका निकल का आ जाएगा 40 है ना, 40 माइनस मतलब
आप इस तरीके से ई आई और एल आई जो है सारा चीज़ कैलकुलेट करके निकलोगे, जब देखोगे तो इस तरीके से आप देखना ये वाला जो है ना आपका ये निकल के आएगा क्या क्रिटिकल पाथ। और इसमें जब जो भी क्रिटिकल पाथ रहता है उसमें जो आपकी जो उसको जो डबल डेश लाइन से हम लोग दिखाते हैं और उसमें जो स्लैक होता है वो फ्लोट बोलो चाहे स्लैक बोलो, जो क्रिटिकल जितने भी सारे उसके इवेंट आते हैं क्रिटिकल पाथ में वो सारे जीरो होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग डेटा विद रेफरेंस टू द एलिमेंट्री डिटरमिनेंट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमको क्यू निकालने के लिए बोला है। क्या क्या दिया? एनुअल डिमांड मतलब डी दे के रखा हुआ है, यूनिट प्राइस ऑफ एन आइटम मतलब सी दे के रखा हुआ है, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये देखना जरूर कि पर ईयर दे के रखा है, पर मंथ मंथ में दे के रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करना, मतलब सी नोट सी एच भी दे के रखा हुआ। यूनिट ऑर्डर कॉस्ट मतलब सी नोट देकर रखा हुआ था। टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर्स पर ईयर, तो हमें पता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर एन एकल निकालना तो हमको डी बाई क्यू स्टार निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्यू स्टार चाहिए, तो क्यू स्टार इक्वल हमको पता है क्या होता है √2 इंटू डिमांड देखो कितना है 10⁵ इंटू सी नोट कितना 30। होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे देखो कितना देख कर रखा है भाई 1.5। इसको जब सोल्व करोगे तब 15 30 हो गया, इसमें 2 2 4 तो ये 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसमें 5 और 1 6 मतलब यहाँ से 2000 बाहर निकल गया। 2000 यहाँ पे जब बाहर निकल गया मेरे दोस्त, और डिमांड कितना देकर रखा हुआ यहाँ पे आपका 10,000 देकर रखा हुआ, तो भाई 3 जीरो यहाँ पे काट दो। ठीक है, तो जब सोल्व करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 100 नंबर ऑफ ऑर्डर आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप सोल्व करके देखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रखा है, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 14 एक्टिविटीज़, बाप रे ए टू एन 14 एक्टिविटीज़ है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटीज इन डेज आपको देख रखा हुआ है, सो इन ब्रैकेट्स इन द नेटवर्क डायग्राम द लेटेस्ट फिनिश टाइम इन डेज ऑफ नोड 10 इज। नोड 10 कहाँ पे है भैया? देखो इसके लिए हमको लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना है। इसके लिए देखो इसमें सारा क्वेश्चन आपका अभी देखो दूर हो जाएगा। तो हमें पता है कि इसके लिए जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना होगा 0 हो गया। तो पहले हम लोग फॉरवर्ड कंपटीशन में चलते हैं, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे 3 वाला जो आपका दिख रहा है यहाँ पे आपका जो इवेंट है, तो उसमें जो है एक ही एक्टिविटीज़ के पीछे में है, तो ये 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 + 4 ये हो गया 6 हो जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए देखो कितना हो जाएगा 2 + 2 इसके लिए 4 हो जाएगा। इसके लिए देखो कितना हो जाएगा आपका 6 + 2 8 हो जाएगा। इसके लिए 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप यहाँ पे देखो 5 + 4 9 हो जाएगा। इसके लिए 8 + 2 10 हो जाएगा। अब इसमें देखो इसमें जो है ना इसमें 2 एक्टिविटी 9 वाला के पीछे 2 एक्टिविटी, तो जो ज़्यादा रहेगा उसी को लिखेंगे। 10 + 3 13 और इसमें आ गया 10 + 5 15, तो भाई 15 को लिखेंगे हम लोग 15। और यहाँ पर भी है 4 + 4 8, लेकिन 15 ज़्यादा तो 15 लिखेंगे। 3 इसके पीछे, लेकिन 15 जो था ज़्यादा था इसलिए इसको लिखे हम लोग। इसके पीछे भी 11 वाले के पीछे 2 है, तो देखो 9 + 3 12 15 + 2 17, तो 17 को लिखेंगे। और 17 + 2 यहाँ तो 19 आ गया। ये आपका EJ निकल के आ गया 12 वाला जो इवेंट है। अब हम लोग को LJ निकालना है। LJ मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम जो इवेंट 12 है ना, इसके लिए कितना 19 ही रहेगा। ठीक है, अब हमको 10 नंबर के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना है। तो ठीक है चलते हैं बैकवर्ड कंपटीशन में चलते हैं। तो ये 19 हो गया, 19 में अगर 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19 में अगर आपका 2 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 17 बचेगा कि नहीं? ठीक है 17। अब यहाँ पे देखो 17 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 17 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कहाँ पे जाने वाले हैं? यहाँ पे जाने वाले हैं इसके यहाँ पे, तो 17 - 3 कितना हो जाएगा आपका 14। तो इसका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो यहाँ पे निकल के आएगा वो 14 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज़, द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ दियर हुआ सारा यहाँ पर, विच एक्टिविटी एंड द एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। इफ ऑल द एक्टिविटीज अदर देन एस टेक द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज एस विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मतलब इसमें पूछ रहा है भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेटवर्क जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको बनाना है ठीक है तो आप इसको सोल्व कर लेना। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सारे देख लेता हूँ। ठीक है, द आर्क लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट ग्राफ ऑफ प्रोजेक्ट इज शोन इन द फिगर। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम नोड 1 टू नोड 6 में कौन सा है? तो देखो ये वाला पार्ट जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा 1 2 4 6, बाकी सब देखो सब तो बड़ा ही है यार। ठीक है, तो वही पूछा था यहाँ पे। द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम दे के रखा, कैपिटल D दे के रखा हुआ। द यूनिट कॉस्ट इज C दे के रखा हुआ। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है 14.4% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, मतलब CH जो यहाँ पे होगा वो 14.4 अपॉन 100 इंटू 100 जो है ये CH निकल के आ गया। ठीक है, और जो द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट जो मतलब प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये C नोट दे के रखा हुआ है। देन द टाइम बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्डर के बीच में जो टाइम निकल लेने वाला वो, तो पहले आप क्या करो ना क्यू स्टार निकालो। क्यू स्टार इक्वल टू √2D C नोट अपन CH लगा दो, सारा डेटा दिया हुआ है। जैसे ही क्यू स्टार निकल जाए नंबर ऑफ ऑर्डर N इक्वल dy क्यू स्टार लगा लो, और
टी जो होता है 2 साइकिल के बीच में जो टाइम लगता है उसको 1/n बोलते हैं। अगर इसमें मंथ में पूछा है तो n अगर आपका मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आता है तो इसको 12 से फिर वहाँ पे ऊपर कर देना, तो ये आपका यहाँ पर टी निकल कर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में भी देखो, इसको भी मैं बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग, और देखो यहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस का बहुत ज़्यादा बात नहीं किया, लेकिन हम लोग पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, F/S - B होता है। एस जहाँ पे सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट होता है, B इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है, और एट ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट क्या होता है, 0 होता है। इसको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि फिक्स कॉस्ट देकर रखा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देकर रखा, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट देकर रखा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसका एक्स जो है 15 यूनिट्स पर मंथ है। लेकिन बोल रहा है कि अगर वो मान लो 80% के साथ ही अगर वो मान लो प्रोडक्शन कर रहा है तो मंथली प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू होता है F + P × S - B। तो एक्स जो है 1500 ना होके उसको 80%, तो 1500 × 80% तो 0.8, फिक्स कॉस्ट देकर रखा हुआ 50,000, ठीक है, प्लस P और S - B कितना हो जाएगा 300 - 200 100। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका देखना यहाँ से P निकल के आ जाएगा 70,000 के आसपास निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया मेरे दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्रोजेक्ट जिसमें 7 एक्टिविटीज़ देकर रखी है, द नेटवर्क अलॉन्ग विथ द टाइम ड्यूरेशन इन डेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑन इन द फिगर, द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। तो 12 11 कितना हो गया 23 और 10 33। ये वाला पाथ से अगर हम लोग ये इधर से जाते तो क्या होता देखते हैं। 14 और 12 कितना 26, 26 और 10 36 हो गया। अब इधर से चलते हैं 14 और 7 21 और 9 30 और 10 40। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो है पाथ जो है ये क्रिटिकल पाथ बनेगा। ये 40 आपका जो है ये क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। और हर एक क्रिटिकल पाथ में जब इसका निकालोगे सिलेक्ट इस इवेंट का इसका तो आपका 0 निकल के आएगा। इसलिए 40 इसका जो है मिनिमम टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और लोकल टायर जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है एक्सपेक्ट टू सेल अप्रोक्सीमेटली इतने 100 स्टील बेल्टेड रेडियल टायर्स इन नेक्स्ट ईयर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट इतना रुपीज़ पर यूनिट टायर देकर रखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट देकर रखा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू स्टार, तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। इन पर्ट चार्ट द एक्टिविटी टाइम जो होता है, एक्टिविटी टाइम को हम आप हमेशा क्या होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप हमेशा याद रखना। नॉर्मल कब होगा जब वो प्रोजेक्ट की बात करेगा, ठीक है, तब वो नॉर्मल होता है। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट देकर रखा हुआ है कितना 50,000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट देकर रखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी देकर रखा हुआ है। व्हेन द एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमाइज द एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, तो एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ये जो होता है ये होता है कितना QIT इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। तो हमें पता है कि क्यू स्टार भी देकर रखा हुआ 10,000 यहाँ पे देकर रखा हुआ। यहाँ पे CH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्यू स्टार इज इक्वल टू √2D C0 अपन CH से यहाँ पे D देकर रखा हुआ C0 क्यू स्टार CH रखना है, यहाँ पे क्यू स्टार भी दिया हुआ यहाँ पर CH आपका निकल के आ जाएगा, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई कि इन मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP या तो MRP 1 बोल लो, इफ़ द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई, होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड सेटअप कॉस्ट इज 0, मतलब सेटअप करने में 0 लग रहा है और होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोड साइजिंग अप्रोचेज शुड बी यूज, तो उसके लिए लोड फॉर लोड यूज़ करते हैं, ठीक है, जितना ज़रूरत है बस उतना ही मंगवाना है। अगला क्वेश्चन देखो कि मान लो कि हम लोग 4 प्रोसेस जो है से कंपोनेंट बनाते हैं, सबका फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर पीस यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग नंबर ऑफ पीस कितना 100 पीस बनाने वाले हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो आपका जो ये है उसको आप लोग यहाँ पे चूज़ करने वाले हो। तो हमें पता है कि भाई टोटल कॉस्ट इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो भाई एप सबका दिया हुआ फिक्स कॉस्ट कितना, अगर हम लोग एक 1 वाले के लिए निकाले फिक्स कॉस्ट देकर रखा हुआ 20 प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमको पता है कितना देकर रखा हुआ इसके लिए 3, और नंबर ऑफ यूनिट तो पता है 100 है तो 300, तो ये हो गया 320। तो इस तरह से आप जब सबका निकालोगे तो जो सबसे मिनिमम जिसका टोटल कॉस्ट रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका क्या कि वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलने वाले मेरा सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए ये 2 वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। थैंक यू मेरे भाई, मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने ये बार डिस्कस कर दिए हैं और इसका पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिस्कस को वो सारे क्वेश्चन लगाना, यहाँ से सारा चीज़ आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप बात करो किसका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, ये आपका मुंह तोड़ जवाब खेला ख़त्म वाला सीरीज़ था और इसको बार बार आपको देखते रहना है। एग्जाम से जाने से पहले 2 बार 3 बार सारे क्वेश्चन आपके मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। मेहनत बहुत लगा है तो ईमानदारी के साथ आप इसको कर सकते हो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कैसी लगी नहीं लगी जरूर कमेंट करके एक बार रिव्यू जरूर देना, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। क्या इंप्रूवमेंट करना है नहीं करना है, क्वेश्चन का कलेक्शन मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, जरूर एक बार मेरे को बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।